नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल नागर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो है मध्य प्रदेश की बहुत सारी वैकेंसी आना चालू हो गई है और मध्य प्रदेश की शुरुआत अपन करने जा रहे हैं। बहुत लाभदायक है, सभी एग्ज़ाम्स में सभी में इसके जो है क्वेश्चन आते हैं, तो अपन इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से अपन इसको पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे। आराम से गठन से स्टार्ट अपन करेंगे और जनजाति पर जाकर अंतिम करेंगे, और उसके बावजूद और कुछ जो क्वेश्चन अपने बच जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, वो भी अपन लास्ट के 2-3 वीडियोस में इसको कवर कर लेंगे। तो आज अपन जो पहला वीडियो है, तो आज अपन देखते हैं इसका सिलेबस। देखिए, सबसे पहले जो है शुरुआत की जाएगी वो मैं करूँगा पुनर्गठन से करूँगा। जैसे कि 1947 से पहले की स्थिति में आपको बताऊंगा। उसके बाद 47 से 56 तक की स्टोरी आपको पूरी स्थिति बताऊंगा, और उसके बाद 56 से 1956 से जो आज तक की स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, इसमें जितने भी ज़िले बन गए होंगे। ठीक है, सामान्य अपन परिचय में चलेंगे, तो जैसा आप हमेशा से पढ़ते रहे हैं अभी तक, तो मैं वो उसका एक स्पेशली वीडियो उसका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पठार में जाएंगे, तो पठार में जो है पूरा बता दूंगा मैं आपको कि फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, उच्च का मैदानी क्षेत्र, बिल्कुल अभी तो होता ना, एक ट्रेलर सा है। ठीक है, दूसरा है पूर्व का पठार, या इसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है, और तीसरा सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। आराम से अपन जो है इसको कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हल्का सा और बता दूं इसके बारे में, तो उच्च के मैदानी क्षेत्र को और 5 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो मालवा का पठार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपना मध्य भारत का पठार। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार। फिर और देखिए तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। और लास्ट आ जाएगा रीवा पन्ना का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद इन्हीं में इसी तरीके से अपन देख लेंगे मध्य प्रदेश की सारी मिट्टियाँ। ठीक है, जो 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो सारी देख लेंगे, और जो भी अपन सब कुछ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैप के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला अपन चलते हैं तो नदियों को भी अपन मैप के थ्रू देखेंगे। जैसे कि अभी हल्का सा अगर मैं आपको बता दूं, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और काफ़ी लोग जो है गलत करके आ जाते हैं। तो अपन को याद कर लेना है कि नर्मदा को जीवन रेखा कहते हैं, और मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो बेतवा को कहते हैं। किस बेस पे कैसे कहते हैं या किस आधार पर कहते हैं, तो प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये भी बात जो है आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपन चलेंगे तो एक और आ जाएगा यहाँ पे कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं। मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो मालवा की गंगा जो कहते हैं वो कहते हैं शिप्रा को। ठीक है, आप सभी को पता होगा शिप्रा जो कहाँ पे है, ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, और यहीं पे प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, इसको मालवा की गंगा कहते हैं। इसको किस बेस पे कहेंगे, तो इसको पवित्रता के आधार पर इसको कहेंगे। उसके बाद अपन जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऋतु में चलेंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे से चैप्टर हैं।
और बहुत इनमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, पर थोड़ी सी लैंग्वेज इनकी जो होती है वो हार्ड होती है, इसलिए अपन इन चैप्टर के क्वेश्चन को अपन ढंग से बना नहीं पाते हैं। पर एक बार अगर अच्छे से आप समझ लेंगे तो फिर आप इनके जो है क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश के वन पढ़ेंगे अपन। मध्य प्रदेश के वन पढ़ने के बाद अब मध्य प्रदेश के वन में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज एक्चुअल बनाए कहाँ पे जाते हैं। ये पूरा जो पोर्शन आ जाएगा नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज का, ये वन के बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये कितने नेशनल पार्क्स में चल रहा है और क्या ये नेशनल सेंचुरीज में भी चल रहा है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो प्रॉपर 6 नेशनल पार्क में चल रहा है और 1 नेशनल सेंचुरीज यानी 1 अभ्यारण्य में चल रहा है, ठीक है। अभी वर्तमान में बात करते हैं तो नेशनल पार्क की संख्या जो है 12 है। चलिए ये सब पुराना मैं मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं अपन। चलिए देखिए, वर्तमान में जो है नेशनल पार्क जो है उनकी संख्या 12 है और नेशनल सेंचुरीज जो है उनकी संख्या अपने पास अभी 30 है। तो 12 नेशनल पार्क है और 30 नेशनल सेंचुरीज़ है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है वो मध्य प्रदेश में 6 नेशनल पार्क में चल रहा है और 1 नेशनल सेंचुरी रातापानी रायसेन में 2013 में स्टार्ट ये हो गया था, ठीक है। नेशनल पार्क अपन पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला राष्ट्रीय अभ्यारण्य यानी नेशनल सेंचुरीज़, ठीक है। फिर जनसंख्या पढ़ेंगे 2011 की, ठीक है। जब तक 2021 की जनगणना नहीं आती है तब तक अपन को जनगणना है ये, जनगणना है ये, ठीक है। उसके बाद अपन खनिज पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 30 खनिज हैं जो है जिनकी खोज की जा सकी है, उसमें से बहुत सारे खनिज जो है उत्खनित यानी निकाले नहीं गए हैं। उसके बाद उद्योग पढ़ लेंगे, इसमें भी अपन अलग अलग पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे पहले औद्योगिक केंद्र देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के उद्योग देखेंगे और फिर उसके बाद जो है सेंट्रल लेवल पर जो है मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग चलाए जा रहे हैं वो देखेंगे। तो इसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। उद्योग नीति देखेंगे, पहली उद्योग नीति कब आई थी, अगली कब आई थी या लास्ट वाली कब आई थी, ये सब अपन उद्योग में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन जो है देखेंगे अपन पारंपरिक और गैर पारंपरिक, इसमें भी 3-4 चीज़ें आएगी, जैसे कि मैं आपको बता दूं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए कहाँ थे अपन, तो ऊर्जा संसाधन में थे। देखिए ये जो है सबसे पहले विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा जो अपन पढ़ेंगे वो नदी घाटी परियोजना में लिखेंगे, शायद मिस हो गया है वो लिखना है यहाँ पे, नदी घाटी परियोजना। तो ये इसमें लिखेंगे नदी घाटी परियोजना में, जो इससे अपन को पता चलेगा कि जल के माध्यम से जो ऊर्जा बनती है उसको विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद तापीय ऊर्जा पढ़ेंगे। तापीय ऊर्जा मतलब जो कोयले के माध्यम से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है, वो देखेंगे। उसके बाद सौर ऊर्जा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पवन ऊर्जा देखेंगे, मतलब पवन चक्की, सबसे पहले पवन चक्की के बारे में सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी अपने मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे अपन बायोमास देख लेंगे,
ठीक है। सबसे पहले बायोमास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक्चुअल में बायोमास होता क्या है, उसके बाद बायोगैस देख लेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मध्य प्रदेश में सबसे पहले संयंत्र इसका कहाँ पे लगाया गया था, ये कैसे कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन जब डिटेल वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, तब अपन देखते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे तो पर्यटन की बात करेंगे। पर्यटन की जब बात करेंगे तो पर्यटन में ढेर सारी चीज़ें आती है। पर्यटन का मतलब ही है कि घूमना। आप एक स्थान से अगर दूसरे स्थान के बीच में जा रहे हैं और उस बीच में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं तो वो क्या हो गया, एक तरीके का पर्यटन हो जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन जब अपन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं पढ़ लेंगे, गुफाएं पढ़ेंगे, है ना, समाधि मकबरे पढ़ेंगे, किले अलग पढ़ेंगे, महल अलग पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, उसी में उत्सव पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मेले का मैंने आपको बताया था कि उज्जैन में कौन सा मेला लगता है, कुंभ का मेला, और भी मेले लगते हैं, ठीक है, पर मैं मुख्य रूप से कुंभ के मेले की इस बारे में आगे बात करता हूँ। तो प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है, ठीक है। लास्ट जो मेला लगा था वो कब लगा था, तो 2016 में लगा था, और नेक्स्ट कब लगेगा तो 2028 में लगेगा, ठीक है। तो इस बारे में अपन और आराम से जब मेले पढ़ेंगे तो उन बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। फिर अपन आगे चलेंगे तो उत्सव एवं समारोह किस सिटी में, जैसे मैं बोल दूँ कि तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाएगा, तो ग्वालियर में मनाया जाता है, ठीक है। या लोकरंग कार्यक्रम कहाँ मनाया जाएगा, तो भोपाल में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये उत्सव और जो समारोह हैं वो भी आराम से अपन नेक्स्ट बाय नेक्स्ट देखेंगे। फिर ठीक है, फिर राज व्यवस्था देख लेंगे, या इसको हो सकता है तो और पहले ही अपन देख लेंगे, शुरुआत में देख लेंगे राज व्यवस्था को, यानी संविधान का वो रूप जो प्रत्येक राज्य के लिए बना हुआ है ना। इसमें संविधान आ जाएगा, पर इसमें आ जाएगा राज्य के बारे में जहाँ चर्चा की गई है, अपन वो पूरा पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार देख लेंगे। देखिए पुरस्कार जो है, मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ पुरस्कार देती है, तो वो पुरस्कार अपन अलग पढ़ेंगे। उसके बाद जो खेल, पूरा जब खेल अपन कंप्लीट कर लेंगे, पूरा खेल जो है अपन पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो खेल पुरस्कार, जो स्पेशल खेल पुरस्कार होते हैं, जो 5 है अपन खेल पुरस्कार, उनको पांचों को पढ़ लेंगे। उनमें विशेष क्या पढ़ेंगे, तो उनमें एक तो अपन पहला इंसान देख लेंगे, ठीक है। जैसे प्रभाष जोशी पुरस्कार की मैं बात करता हूँ, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2013 से हुई थी। किस को पहली बार मिला था और किसको लास्ट टाइम मिला था, ये सारी अपन बात करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और लास्ट में फिर और अपन चलते रहेंगे, तो जैसे खेल पुरस्कार की मैं बात कर चुका हूँ, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी हैं, ठीक है, या उसके अलावा एक लेक्चर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इसमें मध्य प्रदेश की जो प्रमुख शख्सियत है, जैसे किशोर कुमार साहब हो गए, अन्नू कपूर साहब हो गए, तो ये जितने भी लेजेंड्स हैं इनके बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर लास्ट में जो है जनजातियाँ पढ़ेंगे आराम से। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इनके नृत्य, इनकी उपजातियाँ, इनकी जो वैवाहिक जीवन रहता है, ठीक है, ये लोग इनका कल्चर के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। जितना व्यापम पूछता है इतना अपन आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बावजूद एक्स्ट्रा में कुछ बनता है, तो आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं व्यापम द्वारा, वो सारे क्वेश्चन अपन 4 से 5 वीडियो लगेंगे, उनमें सारे में डिस्कस कर लेंगे। उससे आपका ये होगा कि अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा रहेगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके 24th चैप्टर तक, उसके बीच में और भी चैप्टर आएंगे, उसमें से अपन ने जितना भी पढ़ा रहेगा, तो एक तरीके से अपना क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और उसके बावजूद अगर इन टॉपिक्स में से कुछ अपना छूट जाता है, तो वो एक्स्ट्रा इसमें अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन जो पूछेगा, तो मैं उसके बारे में उसका जवाब भी दे दूंगा, आपको आंसर भी बता दूंगा, और उसके बारे में अच्छे से समझा भी लूँगा। तो ये जो है अभी सिलेबस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली बार जो है नया जो लेक्चर रहेगा वो अपन शुरू करेंगे गठन से, ठीक है। तो आज के लिए पर्याप्त है। अगला जो चैप्टर रहेगा वो अपन गठन से शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक है। धन्यवाद।